सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको वेलकम कहती हूँ। नाजरीन, आगाज़ में हम बात करेंगे कि तालिबान ने जब से अफगानिस्तान की डोरें संभाली, अफगानिस्तान में हमने देखा कि एक मुआशी बदहाली आ गई और अभी तक जिस तरीके से इमदाद अफगानिस्तान की रोकी गई है तो वहाँ पर एक इंसानी अलमिया है जो जन्म ले रहा है। इस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और ज़ाहिर है अमरीका ने जिस तरह से इमदाद रोकी है अफ़गानिस्तान की, उसके बाद की जो सूरत हाल अफ़गानिस्तान में ख़ास तौर पे अफ़गान शहरियों के साथ जो दरपेश आ रही है उस पर भी हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान की हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है कि TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं। इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में हमने बात की थी कि TTP से ज़रा ही कह रहे हैं मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन अब ऑफिशियली इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं। सीज़ फायर जो है वो कर दी गई है और ये 1 महीने के लिए की गई है, यानी कि 9 नवंबर से 9 दिसंबर तक के लिए सीज़ फायर मुआहिदा किया गया है और आगे इसमें तोसी होती रहेगी। फवाद चौधरी ने इस पर बाकायदा एक ऑफिशियली स्टेटमेंट दिया है, आपको वो दिखाते हैं, फिर इस पर क्विक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तोसी होती रहेगी, अभी आपने सुना फवाद चौधरी क्या कह रहे थे, इसी पर हम बात करेंगे। डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। मैं मेहमानों से आपका तारुफ करवा देती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, तज़कियाकार हैं दिफाई, बहुत शुक्रिया आपका अमजद साहब अपना वक्त निकालने के लिए। डॉक्टर जमील अहमद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साबिक सफ़ीर हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों हज़रात का शुक्रिया। मैं आपसे अमजद शुएब साहब गुफ्तगू आगाज़ करना चाहूँगी। जब आज बड़ी एक पेशरफ्त होती है कि हुकूमत ये कहती है ऑफिशियली कि जो TTP से जो है वो मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, सीज़ फायर की का मुआहिदा हो गया है 1 महीने के लिए, इसमें तोसी भी होती रहेगी, ये कैसा है? ख़ास तौर पर अगर खत्ते के अमन की बात करें तो उसके लिए कैसा है और किस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए इन मामलों को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अफगानिस्तान ने जब अमेरिका के साथ एक एग्रीमेंट किया अफगान तालिबान ने, तो उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पे इस चीज़ को वो तस्लीम किया कि उनकी सरजमीन किसी भी मुल्क, हमसाया मुल्क या किसी भी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी टेररिज्म के नुक्ता निगाह से। तो उस लिहाज से तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन पे जो भी दहशतगर्द वहां मौजूद हैं उनको कार्रवाइयों से रोकें या उनको एलिमिनेट करें। चुनांचे पाकिस्तान ने यही चीज उनको काफी पहले, उन्होंने मेरा ख्याल है अभी काबुल पे उनका कब्जा नहीं हुआ था तो उनसे ये पॉइंट उठाया और पाकिस्तान ने उनको उन प्रोमिनेंट लोगों के नाम भी दिए जो हमें, जिनकी जो मतलूब थे हमें मुख्तलिफ जराइम में, TTP के वो लीडर, सरकर्दा लीडर जो हमें पता था कि वो बहुत बड़े बड़े वाकयात कर चुके हैं। सही। तो इन हालात में अफगान तालिबान ने रिक्वेस्ट की कि आप पहले इनसे मुज़ाकरात कर लें और हम फैसिलिटेट करते हैं मुज़ाकरात को। मेरा अपना ख्याल है कि ये उनकी अपनी मजबूरी थी, क्योंकि एक वक्त में वो तालिबान, अफगान तालिबान और पाकिस्तानी तालिबान, ये TTP वगैरह, ये दोनों नॉर्थ वज़ीरिस्तान से ऑपरेट करते थे और एक दूसरे की मदद करते रहे हुए हैं। तो इस लिहाज से गालिबन उनकी कोई अपनी मजबूरी थी, लेकिन पाकिस्तान ने ये चीज कबूल की और मुज़ाकरात का किस्सा शुरू हुआ। अब आपने फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी बात की, जहां वो वाज़ेह तौर पे कहते हैं कि मुज़ाकरात जो है वो पाकिस्तान के आईन और कानून के दायरे में होंगे। यानी दूसरे लफ्जों में, अगर पाकिस्तान की अपनी रियासत की रिट कायम रहती है और कोई ऐसे मुतालबात नहीं माने जाते जो गैर कानूनी हों या जिनसे कि पाकिस्तान के अंदर वो लोग जिनके प्यारे मारे गए उनको तशवीश हो, तो फिर तो वो बात दुरुस्त है। लेकिन अभी तक चूंकि कोई चीज सामने नहीं आई, बार सूरत अमन जो है वो हमारी रिक्वायरमेंट है, हमारी जरूरत है। इस वक्त मुल्क में हालात माली एतबार से, माशी एतबार से आपने देखा कि बहुत ही खराब है, तो उससे जरूरत है कि अमन यहाँ पे हो। और अगर वो पाकिस्तान के मफाद में है और उसके साथ साथ पाकिस्तान के आइन के अंदर रहते हुए ये चीजें होती हैं, तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है। अब इसमें सिर्फ एक मसला है जो कि हमें हायल है, वो है जिस तरह आपने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के जो इफेक्टिव हैं, जिनके बच्चे वहां मारे गए थे, वो अभी चंद दिन पहले वो एहतजाज कर रहे थे सड़कों पे कि आप हमें इंसाफ नहीं दे सके, आप हमारे प्यारे नहीं ला सकते, हमें पता है, लेकिन कम अज कम इंसाफ तो दे सकते हैं। सही बात। तो उनके मुतालबा दुरुस्त है, लेकिन यहाँ पे एक वक्त में हमारे पास मिलिट्री कोर्ट्स थे, उनसे कोई पकड़ा गया, सजा दे दी। अब वो मिलिट्री कोर्ट्स भी नहीं है। मिलिट्री कोर्ट्स भी आधा
तीतर आधा बटेर था इस लिहाज से कि उसमें भी सिविल कोर्ट्स में उन्होंने करनी होती थी इसकी जो जो रिव्यू है वो करते थे। उसमें आधे से ज्यादा लोग और उसमें ये आर्मी पब्लिक स्कूल वाले भी शामिल हैं जिनको पेशावर हाई कोर्ट जी ये वहां से सजाएं भी हुई, उसके बाद भी आगे कोई पेशरफ नहीं हुई। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये भी एक मैटर है, इसको भी ज़ाहिर किस तरह देखा जाएगा, हुकूमत पाकिस्तान इसको किस तरह देख रही है, ये भी एक बड़ा अहम मामला। जमील साहब पहले भी मेरी आपसे गुफ्तगू हुई थी, जब ज़ाहिर ये ऑफिशियली तो कंफर्म नहीं हुआ था कि TTP से मुज़ाकरात हो रहे हैं, हमने तुर्क TV का ज़ाहिर एक रेफरेंस ज़रूर था कि वज़ीर आज़म ने वहाँ पर इंटरव्यू देते हुए ये बात कही है। आज फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जो अफगानिस्तान की बुरी हुकूमत है उसने सहूलतकार का किरदार अदा किया है और हम अपने आइन और कानून के पाकिस्तान का जो आइन और कानून कहता है उसके तहत मुज़ाकरात हो रहे हैं और हुए भी हैं और आगे भी ये तौसी होती रहेगी। ये खित्ते के लिए कैसा है ख़ास तौर पे ये बात, और अभी जो APS के शुदा की बात की जनरल साहब ने, उसको आप किस तरह देखते हैं? हुकूमत पाकिस्तान को उसको किस तरह आगे लेकर चलना होगा मामले को? देखिए, दो ज़ावियों से हुकूमत पाकिस्तान को लेके आगे चलना होगा। पहली बात तो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान इस वक्त यकीनन काफ़ी मुश्किलात में है, चाहे वो माशी हालात से हो या हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के लिहाज से हो। हमारी जो इंडियन के साथ जो हमारे मामलात हैं वो सबको पता है। हम अगर अफगानिस्तान के साथ भी अपने मामलात खराब करके बैठ जाएं तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन हो जाएगा। इसका एक तो एंगल ये है। दूसरा इसका एंगल ये है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी क्या कहती है। तीसरा एंगल इसका ये है कि मुल्क में लोगों का ट्रस्ट क्या कायम रहता है। जिस तरह के जनरल साहब फरमा रहे थे, APS के जो इफेक्टिव्स हैं उनको इंसाफ है। जो हमारे सैकड़ों और हजारों के तादाद में लोग शहीद और जहां बाग हुए उनको इंसाफ दिलाने का तीन ज़ावियों का है। तो पहले आ जाते हैं कि जो अफगानिस्तान का मामला है, तो क्या अफगान तालिबान ने इस पे जैसे हुकूमत में आए 864 आदमी उन्होंने जो छोड़े तहरीक तालिबान के, हमें नहीं हवाले किया जिस तरह के अभी जिक्र हो रहा था, और हमें अंदाजा हो गया कि भाई तहरीक तालिबान एक नरम गोशा रखते हैं इस मामले में। ये बात हमें समझ में पहले भी आती थी, लेकिन एक सबूत उसका मिल गया। उसके बाद फिर ये हुआ कि जब ये मामला नहीं हुआ तो अफगान तालिबान ने माफ कीजिएगा, अफगान तालिबान ने एक कमेटी बना दी और उस कमेटी को बनाने के बाद उन्होंने उस पर इंक्वायरी शुरू की जिसका कि कोई हमें पता नहीं। पाकिस्तान के पास इस वक्त वही सूरत हाल है जो IRA के वक्त ब्रिटिश गवर्नमेंट की सूरत हाल थी, और IRA की जब गुड फ्राइडे का एग्रीमेंट अनाउंस हुआ और उसमें जो एमनेस्टी दी गई, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके उन लोगों को लेटर दिए गए जिसमें उनको कहा गया कि हम अरेस्ट नहीं करेंगे। ये कुछ चीजें रियासती लेवल पर, कोवर्ट लेवल पर होती हैं और कुछ चीजें ओवर्ट लेवल पर यानी जाहिरी तौर पर। तो जाहिरी तौर पर इस वक्त चीजें हैं, उसका मुशाहिदा इस मुल्क में रहने वाले, इस मुल्क के हर वो शख्स जिसने शहादतें पेश की हैं, जिसमें हमारे फौज के वो सरकर्दा जवान हैं जिन्होंने अपनी शहादतें पेश की हैं। रैंक्स एंड फाइल के मोराल का मसला है इसमें जो कॉन्स्टिट्यूशन पे हमारा पाकिस्तान के लोगों का ट्रस्ट है उसका मामला है, और उसके बाद हमने देखना ये है कि इन तमाम चीजों को बैलेंस लेके करके हम किस तरह चलेंगे, ये असल बात है। आइन और कानून के मुताबिक हम चलेंगे, फवाद चौधरी ने कह दिया, लेकिन इसमें बहुत सारे मराहिल हैं। मैं जब ईस्ट तिमोर में पोस्टेड था यूनाइटेड नेशंस में, तो हमने वहां भी देखा कि हमारे उनको इंडिपेंडेंस से पहले एमनेस्टी दी थी इंडोनेशिया ने, और उसके बाद वो मामला फिर दोबारा बिगड़ गए। हमने भी 2002 से लेके अब तक इन पे पाबंदी भी लगाई है। देखें कि अभी पाकिस्तान के इन पर पाबंदी है, चले वोट डालेंगे। 13 ग्रुप हैं TTP के, उन 13 ग्रुप में से कौन कौन इससे राजी होता है, कौन इससे डिफेक्ट कर जाता है, तो इन तमाम। और दूसरा US ने यानी अमेरिका ने इस पाबंदी लगाई हुई है TTP पर 2010 से TTP पर, और बरतानिया ने 2011 से लगाई हुई है पाबंदी। अब उन्होंने पाबंदी लगाई हुई है, हम उनसे नेगोशिएट कर रहे हैं, तो उस पस मंजर में भी देखना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी कुछ कॉन्फिडेंस जी हाँ, ज़ाहिर आपने लेना होगा जो दुनिया है मजीद, ज़ाहिर खासतौर पर अमरीका और बरतानिया, यहाँ पर भी एतमाद में लेना होगा। ये मामलात बड़े टेक्निकल और टिपिकल भी हैं, तो देखना होगा कि आगे ये किस तरह से अनफोल्ड होती हैं चीज़ें।
जो भी हो खित्ते के अमन के लिए हो। बड़ी अच्छी आपने बात की, ज़रा आगे बढ़ें। जिस तरह मैंने अपने इंट्रो में अफगानिस्तान नाजरीन, तो जिस तरह मैंने कहा कि तालिबान ने जब से अफगानिस्तान की डोरें संभाली तो अफगानिस्तान में एक मुआशी बहरान और इंसानी अलमिया ने जन्म लिया। अमेरिका की जानिब से अफगान शहरियों के लिए रकम का ऐलान तो कर दिया गया, मगर इमदाद तो अभी तक आज़ादारों के तहत अफगान अवाम तक पहुँचाने के लिए अमेरिका की जानिब से तालिबान हुकूमत से एक मुकम्मल तरीक़ेकार और जो वर्कर्स के लिए सिक्योरिटी का मुतालबा जो है वो किया गया है। इस मुतालबे पर अब तक कोई अमल भी नहीं हुआ और अफगान अवाम भूख व अफलास से दो चार रहे। महंगाई बेकाबू है, वहाँ पर अवाम बेरोज़गार हो रहे हैं, अद्वियात की किल्लत है, कई अफराद ऐसे हैं जो बेघर हो चुके हैं। और 15 अगस्त को तालिबान के काबुल पर जबरी कब्जे के बाद किसी मुल्क ने तालिबान को बाकायदगी के साथ अभी भी कबूल नहीं किया है। वजह यही है कि वो तालिबान से एक जामे हुकूमत की तश्कील, इंसानी हुकूक और ख़वातीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़, दहशतगर्द तंजीमों से मुकम्मल बाइकॉट चाहते हैं। अब ये इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है, बेरोज़गारी वहाँ रही है, वहाँ पर इमदाद, आलमी इमदाद रोक ली गई है। अब क्या सूरत हाल बनेगी? अमजद शुएब साहब, हम हमेशा से यही बात करें, 15 अगस्त के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई, उसके बाद ये बुरी हुकूमत जब वजूद में आई, उसके बाद से लेकर अब तक हम मुस्तक़िल यही डिस्कस कर रहे हैं कि अमेरिका को इमदाद नहीं रोकनी। अगर इमदाद रोकेंगे तो ज़ाहिर है वहाँ पर भूख अफलास वैसे ही है, वो और बढ़ जाएगा। आप किस तरह देख रहे हैं अब जो सूरत हाल पैदा हुई है, किस तरह जो खित्ते के दीगर ममालिक हैं ख़ास तौर पे, उनको किस तरह मिलकर बात करनी चाहिए अफगानिस्तान की सूरत हाल पे? देखिए, खित्ते के ममालिक तो ये चाहते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा इंसानी अलमिया जन्म न ले। बड़ी वाज़ेह बात है और बड़ा उसमें आप कह लीजिए कि लॉजिक भी है, और वो यही है कि आप अपने लिए मसाइल पैदा करेंगे। अगर वहाँ पे इंस्टेबिलिटी होती है तो पाकिस्तान में, दूसरे मुल्कों में, यहाँ पे जो सेंट्रल स्टेट्स हैं, ईरान वगैरह में भी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, महाजरीन आएंगे। अगर यहाँ से कोई अजनास स्मगल होती हैं तो इन मुल्कों में बड़ी महंगाई हो जाएगी, पहले ही महंगाई है। सही बात। तो ये कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरह इंटरनेशनल कम्युनिटी इधर तवज्जो दे। मगरबी दुनिया ने इनका सारा बोझ उठाया हुआ था, माली बोझ, वो इनको पैसा देते थे। अब मगरबी दुनिया ने हाथ रोके हुए हैं। कुछ उनके, मेरा अपना अंदाजा है कि यूरोपियन यूनियन में तो ये एहसास लगता है कि मौजूद है। उनके लोग समझते हैं कि अफगानिस्तान के टर्मोइल में बहुत बड़ा रोल उनका अपना है। ये जो कुव्वतें वहां पे जंग लड़ती रही हैं वो उनको बदहाली में छोड़ दी, और एक वक्त पे जबकि वो 100% इन्हीं की मदद पे उनका इंहिसार था, आज वो उन्होंने हाथ खींच दिया। अब यूरोपियन यूनियन ने वादा किया है 1 बिलियन यूरो देने का, लेकिन उसमें कुछ उनकी अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से अभी तक उनको फंड्स रिलीज नहीं हुए। मेरा ख्याल है दूसरा उनके ऊपर एक रोक है अमेरिका की वजह से भी, कि वो देखते हैं कि अमेरिकन क्या कर रहे हैं। अमेरिकन ने पैसा रोका हुआ उनका, वो दे नहीं रहे। और अमेरिकन का जो मुझे प्लान लगता है वो यूं लगता है कि अमेरिका वहां पे इंटरेस्टेड है टर्मोइल क्रिएट करने में। वो चाहते हैं कि इनको पैसा ना मिले जिससे कि वहां पे इनके खिलाफ लोग उठ खड़े हों, तालिबान के खिलाफ। फिर वहां पे खवातीन का भी इसी तरह वो मसला खड़ा किया जाए कि वहां पे खवातीन अपने हुकूक के लिए, उनके भी वो आप देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट मार्चेस वगैरह हो रही हैं। 4 खवातीन भी मारी गई हैं 2-3 दिन पहले। इसी तरह वहां पे दाइश को भी मजबूत किया जा रहा है, वो भी लड़े। तो नतीजा ये कि हो सकता है अमेरिकन प्लान ये हो कि इसी तरह कुछ अरसा जारी रखा जाए इनके खिलाफ, तो अफगान तालिबान की हुकूमत शायद कोलैप्स कर जाए और उनको मौका मिल जाए अपनी मर्जी के लोगों को वापस लाने का। ये चीजें एक बड़े पैमाने पे या बड़े, अगर आप स्क्रीन पे देखें तो इसके पीछे कुछ साजिशें हो सकती हैं, वरना तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि वहां पे भूख अफलास से बुरा हाल है आवाम का। और जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, लोग अपने घरों के सामान बेच बेच के चीजें खा रहे थे, वो भी खत्म हो रहे हैं। तो कैसे मुल्क चलेगा? तो ये दुनिया देख जरूर रही है, लेकिन अभी तक मगरबी दुनिया से रिस्पांस वो नहीं है, जहां जितनी अर्जेंसी है उस तरह की रिस्पांस नहीं है। बिल्कुल तो आप पाकिस्तान वगैरह ये शोर मचा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान या और खित्ते के मुल्क मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान का बोझ उठा सकते हैं, माली बोझ उठा सकते हैं। उनके ऑफिस वगैरह लोगों को तनख्वाहें न देने की वजह से उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है वो बड़ी हद तक कोलैप्स कर चुका है। और उससे आप देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट की अपनी रिट नहीं रहेगी, उनका अपना कंट्रोल नहीं रहेगा, तो बिल्कुल सिस्टम कोलैप्स करेगा। तो लोग जो अपनी मर्जी के काम करेंगे, जो जिसका जी चाहे वो करता रहे। जाहिर बदअमनी भी फैलेगी, जाहिर करप्शन भी बढ़ेगी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर अमजद शुएब साहब हमारे साथ प्रोग्राम में बड़ा बैलेंस उन्होंने तज़िया दिया। जमील साहब, आप किस तरह देखते हैं? जाहिर एक आदमी बरादरी का जो रोल होना चाहिए वो नहीं है। एक तरफ तो मुतालबात बड़े बड़े हैं कि अफगानिस्तान ये करे,
जब तक अफगानिस्तान हमारी चीज़ों पे पूरा नहीं उतरता, ज़ाहिर है उसको नहीं तस्लीम करें खत्ते के ममालिक। लेकिन जहाँ तक पैसों की बात है, मदद की बात है, वो रोकी हुई है, इमदाद रोकी हुई है, तो फिर अफगानिस्तान में तो करप्शन ही बढ़ेगी, वहाँ पर इंसानी अलमिया भी जन्म लेगा, बेरोज़गारी बढ़ेगी, बदअमनी बढ़ेगी। फिर कैसे अपने मुतालबात आप पूरे करवाएंगे अफगानिस्तान से? सितम ज़रीफ़ी देखें कि एक तरफ तो दोहा एग्रीमेंट किया, दोहा एग्रीमेंट में जितने अवामिल हैं 3 सफ़ों का है, वो 3.5 सफ़ों का, उस पे से जो इस वक्त दिए हुए हालात और ज़राई हैं अफगान तालिबान के साथ, उन्होंने उस पर तकरीबन अमल कर दिया। जिन चीज़ों पर अमल नहीं हो सकता और नहीं हो पा रहा है वो है वहाँ की सिक्योरिटी सिचुएशन। अमल उस पर या उसको कंट्रोल किया जा सकता है सिर्फ सूरत में कि उनके पास वो स्ट्रक्चर गवर्नमेंट का होना चाहिए। जब वो तालिबान थे तो दूसरी बात थी, वो तो गुरिल्ला वारफेयर था। अब तो उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर को रोकने के लिए एक स्ट्रक्चर चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकता जब तक कि फंड्स ना रिलीज किए जाए। वर्ल्ड बैंक भी उसी में शामिल हो गया, IMF भी उसी में शामिल हो गया। वर्ल्ड बैंक ने अपने तकरीबन 784 मिलियन का जो अभी उन्होंने फंड रिलीज करके खर्च करना था उसको सीज कर लिया। IMF ने अपने फंड सीज कर लिए, अमेरिका ने 9 बिलियन अपने सीज कर लिए। तो ये बात तो जाहिर है जहन जाता है कि इसके पीछे कोई ना कोई ऐसा फितना शामिल है कुछ जिसकी वजह से मेरा अपना तजिया जो मैंने अपने आर्टिकल में भी लिखा वो ये है कि एक कंट्रोल डिस्टेबलाइजेशन की तरफ तो कहीं नहीं लेके जाया जा रहा है। मेरी कुछ इंटरनेशनल इदारों के लोगों से मुलाकात हुई और बात हुई, वो कहते हैं कि हमारे पास फंडिंग जैसे यूनाइटेड नेशंस के हैं, यूनाइटेड नेशंस के मैं क्योंकि उसमें काम कर चुका हूँ तो कुछ लोगों से रब्ता, तो वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन वाले कहते हैं हमारे पास पैसे पड़े हैं, लेकिन अमेरिकन फाइनेंशियल सिस्टम जिस तरह का है उसके तहत हम पैसे वो ट्रांसफर नहीं कर सकते अफगानिस्तान में, और नहीं कर सकते तो हम वहां से लोकली चीज के लोगों को दे नहीं सकते, लिहाजा तहत तो वहां पड़ना शुरू हो गया है। पॉइंट ये है कि आपने बिल्कुल सही बात की कि ये भी एक खदशा है कि ये कंट्रोल्ड जो डिस्टेबलाइजेशन है उसकी तरफ अफगानिस्तान को लेके जाया जा रहा है, एक मुनज़्ज़म साजिश है। अमजद शुएब साहब भी कह रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका। जमील अहमद साहब आपके वार्डरीन प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे तो बलूचिस्तान में जो सियासी इख्तलाफात हैं वो एक बार फिर सामने आ रहे हैं, उस पर हम बात करेंगे। हमारे ब्यूरो हेड कोयटा शहजाद जुल्फ़िकार साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, ब्रेक के बाद उनसे बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बलूचिस्तान में एक बार फिर इख्तलाफात की फ़ज़ा हम बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जब से अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो आए लगा ये कि सूरत हाल कुछ अर्से तक तो ठीक रहेगी, लेकिन यार मोहम्मद रिन जो हैं वो हुकूमत की मुखालफत करते हुए नज़र आए हैं। और वज़ीर आज़म के मुशीर कहते हैं कि बज़ंजो हुकूमत है जिसने खुलकर मुखालफत की उन्होंने कहा कि हमसे काबीना में किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई है। हम सूबे में बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इत्तेहादी हैं, लेकिन किसी भी मामले में हमें ऑन बोर्ड नहीं लिया जाता, हमसे मुशावरत नहीं की जाती है। ज़ाहिर है इस पर अभी तक अब्दुल कुद्दूस बज़ंजो की जानिब से कोई रद्द-ए-अमल तो सामने नहीं आया, लेकिन सूरत हाल किस तरफ जारी है जुल्फ़िकार साहब हमारे साथ मौजूद करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार जुल्फ़िकार साहब। अभी तो यहाँ पर ज़रा स्टेबिलिटी आई थी, एक बार फिर इख्तलाफात, क्या वजह क्या है? सरदार यार मोहम्मद रिन का क्या मामला है, वो क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं? देंगे और उसको रिप्लेस करेंगे और उसमें ज़रूर जो है वो स्टेबिलिटी एकदम एक दिन में, एक घंटे में, 2 दिन में, महीने में नहीं आती। और फिर तमाम लोग माइनस सारा फार्मूला था माइनस जाम कमाल, और वो उन्होंने अप्लाई किया और उसके बाद सारे लोग इसमें शामिल हो गए। फिर शर्त भी लगाई गई कि कुद्दूस बज़ंजो साहब को के लिए ये शर्त भी लगाई गई तमाम लोग पुराने होंगे। अब उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं। मुश्किलात ये हैं कि जो ANP है जो जाम कमाल के साथ, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी जो जाम कमाल के साथ, और कुछ बाप के लोग जो जाम कमाल के साथ आखिरी वक्त तक खड़े थे, उनको भी अकोमोडेट करना है।
जो लोग शुरू दिन से जाम इसके कुद्दूस बिजंजो साहब के साथ थे उनको भी अकोमोडेट करना है, और उसके बाद कोई नाराज भी ना हो, अपोजिशन को भी अकोमोडेट करना है। कैबिनेट में कोई अकोमोडेट नहीं करना, लेकिन जाहिर है जो PSDP फंड है, जो डेवलपमेंट फंड है, उसमें अकोमोडेट करना है, पोस्टिंग ट्रांसफ़र में वो करना है, नई नौकरी या असामियाँ आएंगी उसमें अकोमोडेट करना है। तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किलात हैं कुद्दूस बिजंजो साहब के लिए। और जिस दिन देखा, इतवार को आपने देखा 7 तारीख को कि उन्होंने जब नई काबीना की तश्कील दी और सबको हल्फ दिलवाया गवर्नर हाउस में, तो यही कहा जा रहा था कि सुबह, दोपहर को, शाम को, रात तक, रात गए तक, अगले दिन तक। अब देखें आज 9 तारीख है, 48 घंटे हो गए। 48 घंटों में अभी तक काबीना की तश्कील, यानी वज़रा तो आ गए हैं, लेकिन काबीना जब तक काबीना की तश्कील उस वक्त तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वज़रा को उनके पोर्टफोलियो ना दिए जाए। अब कुछ लोग तो इतने बेसब्रे, जो हमारी रिपोर्ट्स हैं, इतने बेसब्रे हुए तो वो तो जाकर मिनिस्टर्स के ऑफिसेज में जाके बैठ भी गए। अच्छा। और अपनी मर्जी से, जैसे उनको कहा गया था या उनको इशारा मिला था, सेक्रेटरीज को बुला लिया उन्होंने, कहा जी हम ब्रीफिंग दें क्या हो रहा है। तो सेक्रेटरीज बड़े परेशान, उनको कहा कि भाई अभी तक हमें कोई ऑर्डर नहीं है, हम पाबंद हैं, आपको ब्रीफिंग देंगे, लेकिन जब तक SNJD इसकी नोटिफिकेशन नहीं करता कि आपको कोई महकमा, वही महकमा मिला है जो आप आए, ये ना हो कि आपको महकमा चेंज हो जाए। ऐसा तो नहीं होगा, सॉरी टू कट यू जुल्फ़िकार साहब, ऐसा तो नहीं होगा कि एक बार फिर यहाँ पर इख्तियारात की, इमारात की जंग शुरू हो जाएगी जो हमेशा से ही रही है बलूचिस्तान में? बिल्कुल जी, बिल्कुल आप ठीक कहती हैं, इसी तरह होगा। देखें, आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कह दिया, उसी तरफ मैं आता हूँ, उस तरफ के जैसे सरदार यार मोहम्मद रिंद, वो 3 साल मिनिस्टर रहे, लेकिन अभी मिनिस्टर नहीं है। उनका मौक़िफ़ ये है कि जब मुझसे मशवरा नहीं किया गया तो मैंने माजूरी जाहिर कर दी और मैं काबीना में शामिल ही नहीं हुआ। अब उनकी पार्टी को बकौले कुद्दूस बिजंजो साहब और उनके रुफ़का वही कहते हैं कि वज़ीर आज़म ने हमें 3 नाम भिजवाए हैं, जिसमें सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब का नाम ही नहीं था। तो हम उन 3 नाम को, उन्हीं 3 नामों को हमने जो है ना अकोमोडेट करना है, उन्हीं को हमने लेना है। सही। ये 2, एक एडवाइज़र के लिए और 2 जो है फुल फ्लेज मिनिस्टर के लिए। तो हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो नाराज़ हो या ना हो। अच्छा। इसी तरह नवाबजादा तारिक मक्सी साहब है, उनके बारे में कहा जाता है कि उनको इरिगेशन नहीं दिया जाएगा, जो उनका अपना पोर्टफोलियो था पहले 3 साल। हाँ। अब उनको कहा गया है कि नहीं, उनको हम कोई और महकमा देंगे, जिसपे उन्होंने भी दबे अल्फाज में कहा है कि अगर मुझे इरिगेशन नहीं दिया तो फिर मैं शामिल नहीं होऊंगा उसमें। इसी तरह ENP की पहले 2 वजारतें थी या 1.5 वजारत थी, अब उनको 2 बंदे उनके अकोमोडेट किए गए थे, अब उनको 1 ही वजारत दे रहे हैं, और पोर्टफोलियो भी श्योर नहीं है कि उनको एग्रीकल्चर दिया जाएगा या कोई और पोर्टफोलियो दिया जाएगा। इसी तरह HDP को अकोमोडेट उन्होंने कर दिया। तो इस तरह से नाराजगियां लोगों की बढ़ती जा रही हैं। इसी तरह खवातीन ने बहुत रिएक्शन अपना दिखाया कि इस 14 रुकनी काबीना या 15 रुकनी काबीना में एक खवातीन भी उन्होंने नहीं लिया, ना अकोमोडेट किया, मर्द इसमें डोमिनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से तो यानी कि अभी आप ये कह रहे हैं कि ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं? आपकी बातों से तो मुझे ये लग रहा है कि ये चीज़ें बढ़ेंगी, अभी तो शुरुआत है, ये आगे चल के और भी बड़ी चीज़ बन सकती है। बहुत शुक्रिया आपका जुल्फ़िकार साहब, ब्यूरो हेड कोयटा हमारे साथ थे। लेकिन नाजरीन, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये देखना होगा। खुद बलूचिस्तान में हमेशा हमने देखा है कि इख्तियारात की, इमारात की जंग रही और इसी मामले पर इख्तलाफात होते हैं, फिर वहाँ पे तब्दीली होती है और फिर वहीं से जो है वो मामला शुरू हो जाता है। इसको रोकने के लिए ना वफाकी हुकूमत को भी अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे और नूर मुकद्दम कत्ल केस की बात करेंगे। रोंगटे खड़े कर देने वाले सनसनीखेज CCTV ट्रांसक्रिप्ट को अदालत में आज पेश किया गया है। नाजरीन, नूर मुकद्दम कत्ल केस की जो CCTV फुटेजेस हैं, जिस तरीके से वो सामने आई हैं, ट्रांसक्रिप्ट प्रोसिक्यूशन की जानिब से अदालत में जमा कराई गई है, जिसमें दिल दहला देने वाले खौफनाक मनाजिर का जिक्र मौजूद है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक जो DVR कैमरे का जो वक्त था वो पाकिस्तानी स्टैंडर्ड टाइम से 35 मिनट एडवांस का था, जिसके मुताबिक 18 जुलाई को रात 10:18 पर नूर मुकद्दम फ़ोन सुनते हुए मुलज़िम के घर में दाखिल होती है और 19 जुलाई रात 2:39 पर जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम दोनों एक साथ बैग लेकर गेट से निकलते नजर आते हैं। दोनों मेन गेट के बाहर आकर एक टैक्सी में सामान रखकर दोबारा घर में दाखिल हो जाते हैं
और उसके 1 मिनट बाद यानी कि 2:41 पर नूर मुकद्दम इंतहाई घबराहट और खौफ के आलम में नंगे पांव गेट की तरफ भाग कर आती हैं। इसी तरीके से चंद मिनट बाद रात 2:46 पर जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम घर से निकलकर मेन गेट पर आते हैं। उसके चंद मिनट बाद 2:52 पर जाहिर जाफर और नूर मुकद्दम बैग लेकर उसी घर में वापस दाखिल होते हैं। चौकीदार इफ्तिखार गेट को बंद कर देता है। जाहिर जाफर घर से जल्दी में गेट पर आकर नूर मुकद्दम को दबोच लेता है। नूर मुकद्दम हाथ जोड़कर जाहिर जाफर को मिन्नत समाजत करती है, मगर जाहिर जाफर उसकी परवाह न करते हुए नूर मुकद्दम को खींच कर घर में लेकर जाता है। इस ट्रांसक्रिप्ट में बताया गया है कि 20 जुलाई यानी कि अब अगला दिन आ गया है और शाम के 7:12 हैं। नूर मुकद्दम फर्स्ट फ्लोर से छलांग लगा ग्राउंड फ्लोर पर आती है, एक जंगले पर गिरती है। उसके हाथ में मोबाइल फ़ोन है, वो लड़खड़ाती हुई चलती है, मेन गेट पर आती है। उसके बाद वो बाहर जाना चाहती थी, मगर चौकीदार इफ्तिखार और माली गेट बंद कर देते हैं। इसी दौरान जाहिर जाफर आता है, वो भी फर्स्ट फ्लोर से टेरेस पर छलांग लगाता है और आकर दौड़ कर वो नूर मुकद्दम को पकड़कर गेट पर एक बनी हुई केबिन है उसमें बंद कर देता है। जाहिर जाफर फिर केबिन खोलकर मोबाइल फ़ोन छीनता है नूर से, फिर उसको नूर मुकद्दम को केबिन से निकालकर ज़बरदस्ती घसीट कर घर में लेकर जाता है। और उसके बाद है आखिरी जो ट्रांसक्रिप्ट है यानी कि फुटेज है, वो है 20 जुलाई 8:06 रात की। थेरेपी वर्क्स की टीम आती है। ये टीम रात 8:42 पर घर में दाखिल होने की कोशिश करती नजर आती है और उसके बाद ये सारा मामला जो है वो रात 8:55 पर थेरेपी वर्क्स की टीम एक जख्मी को गेट की तरफ लेकर जाती है। ये है सारा मामला, सब कुछ सामने है, हर चीज़ एक पूरी किताब की तरह है। क्या मामला है और किस तरीके से ये केस अब आगे बढ़ेगा, इसी बात करेंगे। बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं, माहिर कानून है। बैरिस्टर साहिबा, आप भी देख रही हैं, अजीब दिल दहलाने वाली, रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये ट्रांसक्रिप्ट है। जब मैं बात कर रही हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। क्या अजियत नूर मुकद्दम ने झेली होगी, किस बेदर्दी के साथ उस लड़की को कत्ल किया गया है, सारी चीज़ें सामने हैं। अब ये तो ट्रांसक्रिप्ट भी सामने है। रुकावट कहाँ आती है, हमारा अदालती निज़ाम में कहाँ रुकावट आती है जब सब कुछ सामने होता है उसके बाद? देखिए जी, अस्सलाम वालेकुम। पहले देखिए, मेन जो रुकावट है, जिसको हम रुकावट कह रहे हैं, असल में आपका जो ट्रायल है उसको प्रॉपर तरीके से उसका प्रोसीजर होना चाहिए और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। सो वी हैव टू एक्सेप्ट दैट एंड एग्री टू दैट। अगर हम ये जो अभी ट्रांसक्रिप्ट है, जो पहले भी इसमें शुरू में भी इस पे बात हुई थी कि वो बाहर जा रहा था, उसका टिकट आ गया था, एक टैक्सी वाला भी था, फिर आई थिंक दूसरी साइड ने इसको रिबट करके कहा कि ऐसे कुछ भी नहीं था। अब ये टाइम था, हर चीज़ का एक मुकर्रर वक्त है अदालत में प्रोड्यूस करने का। अब जैसे कि विटनेसेस आ रहे हैं, पहले पुलिस वाले आए हैं, अभी बाकी जो दूसरे विटनेसेस हैं वो आ रहे हैं, वो अपने बयान रिकॉर्ड करेंगे। उसके अलावा जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो रिकॉर्ड होगी। अगर हम ये जल्दबाजी में, जो हमें पता है कि ये खून हुआ है और इसमें कत्ल हुआ है और इसमें इसको सजा मिलनी है, मगर अगर हम इसका प्रोसीजर फॉलो नहीं करेंगे अदालत में, तो फिर क्या होता है कि जो दूसरी पार्टी है उसको वो चैलेंज कर सकते हैं और वो फिर कह सकते हैं कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ या उसका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल। मेरा आपसे यहाँ पर एक सवाल है जो हमेशा मेरे जहन में आता है। हम इतने आगे बढ़ गए हैं, इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, इतनी एडवांसमेंट आ गई है कि आज CCTV फुटेजेस हैं, उनकी ट्रांसक्रिप्ट है, मोबाइल से फुटेजेस आ जाती हैं। हमारा जो अदालती निज़ाम है, जो प्रोसीजर है जिसकी आप बात कर रही हैं, वो इतना फरसूदा और पुराना क्यों है? हमने उसको क्यों नहीं एडवांस किया, उसमें हमने क्यों नहीं तब्दीली लाई? नहीं, बिल्कुल। एक तो हमारा जो अदालती निज़ाम है वो तो बहुत ही स्लो है, और अगर मैं इसको कंपेयर करूं बाकी मर्डर ट्रायल से जो मीडिया पे नहीं उसको नहीं हाईलाइट किया जाता या उनको कभी रिपोर्ट नहीं करता, और ऐसे बहुत ज़्यादा केसेस हैं जो इस तरीके के ग्रूसम जो क्राइम सीन्स हैं वो रिपोर्ट होते हैं ऑलमोस्ट रोज़ाना की बुनियाद पे, मगर ऑब्वियसली उस पर सोशल मीडिया पे वो नहीं जा पाते। तो उनके लिए तो ये तो उस लिहाज से, या अगर आप उसको कंपेयर करें तो ये बहुत जल्दी जा रहा है केस। मगर एक चीज़ ज़रूर है कि अपार्ट फ्रॉम द जुडिशरी, अपार्ट फ्रॉम द कोर्ट्स, आपको ये भी एक्सेप्ट करना होगा कि चालान में डिले हुआ। चालान अगर आपका पूरा फाइल नहीं होता तो फिर ट्रायल कैसे स्टार्ट हो सकता है? सो पुलिस की तरफ से भी तो फिलहाल आप ये कह रही हैं कि एक स्पीडी ट्रायल है जो अभी बढ़ रहा है। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे केसेस से, क्योंकि एक हाई प्रोफाइल केस है, अदालत खुद कह चुकी है, तो उम्मीद है बैरिस्टर साहिबा कि ये जिस तरह से अब सबूत हैं, चीज़ें हैं, तो ये इसका जल्दी फैसला भी आ जाए। बहुत शुक्रिया आपका
बैरिस्टर अमरीन कुरैशी साहब इस केस के मुतालिक गुफ्तगू कर रही थी और बड़ी अहम उन्होंने बात की कि अगर प्रोसीजर के थ्रू ना चला जाए, ट्रायल जिस तरह से चलता है, जो अदालती निज़ाम है, तो जो मुल्जिम होता है, जो उसकी तरफ की पार्टी होती है, उसको चैलेंज भी कर सकती है। तो बड़ी बारीकियाँ होती हैं जिसको देखना होता है। नाजरीन, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो आज अल्लामा इकबाल के हवाले से कुछ बात करेंगे। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, कौमों की ज़िंदगी में जब इनकलाब आता है या कोई तहरीक चलाई जाती है तो उसके लिए नौजवानों में गौर फिक्र पैदा करने के लिए मुफक्किर की बड़ी ज़रूरत होती है, जो उनको एक नई सोच का एक जाविया देता है। और हमारे मुफक्किर इस्लाम और शायर मशरिक़ डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिनके उसकी सोच की वजह से आज पाकिस्तान मौजूद है। आज उनका यौम विलादत है और उनकी यौम विलादत के मौके पर उन्हें भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत आज के दिन पेश किया जा रहा है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल बर-ए-सग़ीर पाक व हिंद के वो अजीम मुदब्बिर और रहनुमा थे जिन्होंने बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों को खुद इन्हिसारी और खुद एतमादी का एक अनमोल दर्स दिया। अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने खुतबा अलाहाबाद में तस्व्वुर पाकिस्तान पेश करके बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों में आज़ादी हासिल करने की एक नई रूह फूकी, जिससे उनकी मुश्तरका मंजिल की निशानदही हुई। अल्लामा इकबाल ने अपनी कायदाना सलाहियतों की बदौलत बर-ए-सग़ीर के मुसलमानों को आज़ादी के उसूल के लिए एक अमली जद्दोजहद पर आमादा किया और ये उसी जद्दोजहद का सिलसिला है। ये आज हम एक आज़ाद और एक जमहूरी वतन में अपनी ज़िंदगी को बसर कर रहे हैं। आज पाकिस्तान के हुक्मरानों समेत हर फर्द को इसी पर अमल पैरा होने की बहुत ज़रूरत है। और ना सिर्फ ये, बल्कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे बच्चों की आज तरबियत के लिए, उनकी सोच का जाविया तब्दील करने के लिए हमें बहुत ज़रूरत है कि अपने बच्चों को हम इकबाल को पढ़ाएँ, उनकी तालीमात, उनकी सोच, उनकी जो तरबियत है उसका हिस्सा ज़रूर बनाएं। इसी पर हम बात करें। कासिम अली शाह साहब हमें ज्वाइन करें, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। बहुत शुक्रिया कासिम साहब, आपने वक्त दिया। आप क्या समझते हैं, जब आज हम बात कर रहे हैं अल्लामा इकबाल की यौम पैदाइश के मौके पर, तो हम अपने बच्चों की तरबियत में, उनकी सोच की तब्दीली में ख़ुद इकबाल को किस तरह से शामिल करें और इकबाल का जो फ़लसफ़ा है, जो उनकी खुद ही का तसव्वुर है, वो हमें क्या दर्ज देता है, क्या हमें एक नई सोच देता है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। देखिए, आज का सबसे बड़ा जो चैलेंज है हमारी कौम का, कि हमने निसाब में से इकबाल की वो शायरी का वो हिस्सा ही निकाल दिया जो खुदी का दर्स था, जो एक गैरत का दर्स था, और जो सबसे बढ़ के सेल्फ डिपेंडेंट का वर्ड आपने इस्तेमाल किया, खुद निसारी का वर्ड इस्तेमाल किया, वो हमारी डिक्शनरी से, हमारी किताबों से, हमारे निसाब से निकल चुका है। और ये बदकिस्मती ये भी है कि बड़े पढ़े लिखे लोग भी इकबाल मुतारिफ नहीं है, उन्हें पता नहीं है ये होती क्या है। आप कभी भी किसी को 100 के ग्रुप से, 200 के ग्रुप से पढ़े लिखे लोगों से पूछिए कि खुदी क्या होती है, उन्हें खुदी का बिल्कुल नहीं पता। दूसरा अलमिया ये भी है कि इकबाल पूरी जिंदगी जहाने ताजा, जहान एक नए जहान को नए अफकार के साथ जोड़ते थे। वो कहते थे अफकार ताजा से नया जहान पैदा होता है। हम सब के सब पुल के जरिए, मेट्रोज के जरिए, ऑरेंज ट्रेन के जरिए एक नया जहान पैदा करना चाहते हैं, जबकि नए जहान के लिए इनोवेशन, क्रिएटिविटी बहुत जरूरी है। और हम एक ऐसी कौम पैदा कर रहे हैं जिसमें क्रिएटिविटी नहीं है। आप तालीम के निज़ाम की हालत क्लासें खरीदे जाते हो, दरसी टेस्ट पेपर खरीदे जाते हो, जिस कौम में बनी बनाई प्रैक्टिकल की कॉपियां मिलती हो, जिसकी लेबॉर्ट्रियां वीरान हो, क्या उम्मीद की जाएगी कि वो कौम इनोवेशन में, क्रिएटिविटी में और टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएगी? सही कह रहे हैं आप। और मैं समझती हूँ कि जो घर होता है, जब माँ की गोद एक प्यारी दर्सगाह है, वहाँ से तालीम जो बच्चे को मिलती है, जो उसकी तरबियत होती है, फिर दर्सगाहों में, इसका आपने खुद जिक्र किया, यहाँ पर कहाँ आप समझते हैं कि कितनी कमी रह गई है? अगर मैं घर की तरबियत से बात करूँ कि खुद हम माएँ, हमें जिस तरह की तरबियत पहले की जाती थी और अब हमारे बच्चों की नहीं की जाती, और फिर वो जो कि इंडिपेंडेंसी का मामला है कि आपने जो है वो किसी पर डिपेंड नहीं होना, अपनी ज़िंदगी को किस तरह संवारना है, वो अफकार कैसे पैदा करने हैं, वो इनोवेशन कैसे लानी है, उसके लिए माएँ अपना किरदार कैसे अदा करें, आपके ख्याल? देखिए, दुनिया की जितनी एथिक्स की किताबें हैं, मॉरल्स और कैरेक्टर पे लिखी जाने वाली किताबें हैं, उन सब में एक चीज दर्ज है कि किसी भी इंसान के जो एथिक्स होते हैं उनका 66% जो ताल्लुक है वो घर के साथ होता है। हर बंदा एक यूनिवर्सिटी में जरूर पढ़ता है, वो यूनिवर्सिटी का नाम माँ की गोद है। हर बंदा एक ऐसी कंपनी जिसको शौरी या लाशौरी तौर पे उस कंपनी का बड़ा असर लेता है, इन्फ्लुएंस होता है, वो माँ की कंपनी है।
हर बंदा उसके मुस्कुराने का अंदाज कहीं ना कहीं उसकी माँ से मिल रहा होता है। ना चाहते हमारी कितनी खूबियां और कितनी खामियां ऐसी हमें आती हैं। ये एक ऐसी विरासत है जो प्लॉटों की विरासत नहीं है, मालो मता की विरासत नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बड़ी खामोशी के साथ ये सब आदात एक नस्ल से दूसरी नस्ल में चली जाती हैं। और अगर एक माँ की तरबियत होती है तो नस्लों की तरबियत हो जाती है। मैं समझता हूँ कि अगर मुकाबला किया जाए बेटे की तरबियत, बेटे की तालीम और बेटी की तालीम में, तो बेटी की तालीम बहुत जरूरी है, इसलिए कि उससे माशरे में असर बहुत पड़ता है। सही कह रहे हैं आप। दूररस नताइज हमें मिलते हैं। और मैं ये फिर कहूंगा कि आज देखें कितना बड़ा चैलेंज है कि ये माशरा जो है ये तो बेटी को हक भी नहीं देता। आप जुम्मे के खुतबों में, शौरी जिंदगी में मुझे खुतबे ऐसे सुने हमने जिसमें हमने कहा हो कि बेटी को विरासत में हक देना है। हम एक अजीब तरह की तकसीम करते हैं अपने बच्चों में भी। सही कह रहे हैं आप। ये जब तकसीम हमारी बैलेंस हो जाएगी ना तो शायद हमारा मुआशरा भी बैलेंस हो जाएगा। बड़ी अच्छी आपने बात की। कासिम अली शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज अल्लाह की यौम विलादत पर जो हमने समझाने की कोशिश की है इस मुआशरे को, नौजवानों को, उम्मीद है कि वो बात आप तक पहुँच चुकी होगी। हमें इस अफकार को, उनकी सोच को अपने मुआशरे में अपने बच्चों तक पहुँचाने की आज बड़ी ज़रूरत है। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।